नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके द प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट चर्चित चेहरे। चर्चित चेहरे के हमारे गेस्ट हैं राहुल प्रियंका गांधी, कांग्रेस सेना के प्रदेश अध्यक्ष, इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी के महामंत्री और क्षत्रिय लोधी समाज इंदौर नगर इकाई के सम्मानित अध्यक्ष श्री संतोष जी वर्मा। संतोष जी, आपका स्वागत है द प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट चर्चित चेहरे में। आप काफ़ी चर्चित रहते हैं पूरे शहर की बात की जाए तो अलग अलग विधाओं में, अलग अलग आयामों में आपका व्यक्तित्व देखते ही बनता है। क्या कहेंगे पहली प्रतिक्रिया के रूप में, जिस तरह से आपके पास जो दायित्व है काफ़ी बड़े बड़े देखे जाते हैं। बात कांग्रेस की जाए, बात राहुल प्रियंका गांधी कांग्रेस सेना की जाए, बात शहर कांग्रेस की जाए या फिर आपके समाज की जाए, आप सभी जगह अपनी सक्रियता खूब दर्ज कराते हैं। क्या कहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम तो मैंने राजनीति में जो मेरा कदम रखा जी, और शुरू से मैं यह भी रही कि सुबह से मतलब राजनीतिक क्षेत्र में मैं और लोगों से संपर्क में रहना, लोगों का काम करना, बिल्कुल सोशल एक्टिविटी में ज़्यादा रहा जी। और वही कारण है आज मेरे को मेरे समाज में और राजनीति में और आज जो पद में बैठा हूँ, आज जो पद पे मैं काम कर रहा हूँ, वो उसी की प्रेरणा से मैं काम कर रहा हूँ। और आगे भी हम समाज में और हमारे प्रदेश स्तर जो भी राजनीति हम क्षेत्र में काम कर रहे हैं और कई युवाओं को हमारे साथ जोड़ रहे हैं, उनको भी हम आज राजनीति स्तर पर बड़े स्तर पर ला रहे हैं और उनकी प्रतिभा जो है उनको लाके हम उनको खड़ा कर रहे हैं राजनीतिक क्षेत्र में कि वो आने वाले देश में हमारे देश का भविष्य बने और देश के लिए काम करें। आपने ये बात भी खास देखी जाती है कि आपने संगठन क्षमता कहीं ना कहीं कूट के भरी हुई। जिस तरह से हम इंटरव्यू से पहले आपसे चर्चा कर रहे थे तो कहीं ना कहीं इस बात की अनुभूति लगातार हो रही थी कि आप बचपन से ही कहीं ना कहीं एक संगठक के रूप में अपने आप को बनाते रहे। कैसा आपका बचपन रहा? माता पिता क्या किया करते हैं? किस तरह के आपको सीख और किस तरह के आपको परिवार से संस्कार मिले हैं? आप उन्हें आज के दिन इंटरव्यू हो रहा है तो उन पुराने संस्मरणों को याद करना चाहेंगे। पिता आज आपके साथ है, माता जी आपके साथ है, कितने सौभाग्यशाली मानते हैं? क्या सीख और क्या संस्कार उनकी तरफ से आपको मिले जो आज बदलती दुनिया में भी कहीं ना कहीं आपके भीतर एक गंभीर व्यक्तित्व जो झलक रहा है, जो हमें दिख रहा है? क्या कहेंगे उस बारे में? देखिए, जो मेरा बचपन है जी, और हमारा एक बड़ा परिवार, 7 भाई बहन, हमने 4 बहनें और हम 3 भाई जी। और बचपन से कोई इतना हमारे पास कोई धन संपत्ति नहीं थी। पिताजी भी संघर्ष कर रहे थे जी। और हमको उस टाइम पे तो पालना पोसना और पढ़ाना लिखाना ही बहुत बड़ी बात होती है। जी। और उस दौर में हमने देखा कि हमारी माता जी हैं, वो हम किसान खेती करते थे जी। और जब मैं छोटा था जी। और जब हमने बियावानी में खेती ली थी जी। तो हमारी माता जी ने बहुत संघर्ष करा, हमारे पिताजी ने संघर्ष करा जी। और वहाँ हम खेती अदाई से लेते थे। अच्छा, सालाना जो अदाई होती है, बिल्कुल सही। और उस पर जाके जब हम लोग मालो मिल में रह के फिर हम वहाँ खेती करने गए तो बड़ा संघर्ष हमने देखा। वहाँ परिश्रम के साथ परिश्रम करा आगे बढ़ाया। और हमारी माता जी जब खेतों में पानी फेरती थी, जब मैं छोटा हुआ करता तो वो कम्बल उड़ा के बिठा दिया करती थी जी कि बेटा मैं पानी फेरूँ तो यहाँ बैठना। क्या बात। वो कोई देखो नींद आते वो आवाज़ देना ना। तो उस टाइम पे मैं मेड़ पे बैठ जाता था कम्बल ओढ़ के जी। और हमारी माता जी को मैं देखता था उस टाइम पे और उनके जज्बों को देखता था जी, उनके काम को देखता, क्योंकि नौकर रखना उस टाइम पे इतना अफोर्ड करना हमारे बस में नहीं था, मुश्किल कार्य था, वो हमको ही करना पड़ता था। और हम भी हमारे माता पिता के काम बटाते थे। क्या नाम है माता पिता का? मेरे आशीर्वाद मिलता है आपको? मेरी जो माता हैं श्री सुशीला देवी वर्मा जी, मेरे जो पूज्य पिताजी हैं श्री पूनमचंद जी वर्मा, आज उनके आशीर्वाद से हम यहाँ बैठे हैं। बिल्कुल। और आज भी उनका आशीर्वाद हमारे साथ है और हमारे परिवार में आज भी हैं और वट वृक्ष है हमारे और उनकी शाखा हमें आज। बिल्कुल, क्या बात है। जिस तरह से आपने माता पिता को लेके कृतज्ञता का भाव जो व्यक्त किया, वाकई यही चीज़ें जो है व्यक्ति को रोमांचित करती है। हम जैसे जो सकारात्मक सोच के, जो हृदय से सोचते हैं, संवेदनशील व्यक्तित्व होते हैं, वो इन बातों को जब सुनते हैं आप जैसे युवाओं के मुँह से, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भारतीय संस्कार आज भी रगों रगों में माता पिता के खून के रूप में खूब दौड़ रहे। बाल्यकाल में आपकी शिक्षा किस तरह रही? किन स्कूलों में आप पढ़े? किस तरह आगे बढ़े? उस टाइम पे जब हम खेती करते थे, मेरे साथ के बहुत सारे दोस्त लोग पढ़ाई करते थे जी। वो सब कोई झाड़ के नीचे पढ़ रहा है, कोई घर में पढ़ रहा है, तो मैं पढ़ाई नहीं करता था उस टाइम पे जी। एक वहाँ पे मैडम थी जो 5वीं का स्कूल चलाती थी, बोलती बेटा तुम पढ़ते क्यों नहीं? मैडम मेरे को आता नहीं पढ़ता नहीं आता है। तो उन्होंने मेरे को पढ़ना सिखाया वहाँ पे जी। और आराम से लेके फिर 5वीं की डायरेक्ट परीक्षा में से दिलवाई। क्या बात है।
मैं डायरेक्ट 5वीं से पढ़ा हूँ। क्या रोचक जानकारी आ रही है। हाँ, मतलब मेरा एजुकेशन जो जीवन का जो टर्निंग पॉइंट है ये रहा कि मैंने कभी दूसरी तीसरी नहीं पढ़ी। क्या बात है। वो 5वीं से मैंने वो वहाँ पे एग्ज़ाम दी और वहाँ से मैं पास हुआ। 5वीं में 4 या 5 नंबर ग्रेस मिला था उस टाइम पे। जी और 5वीं पास करके मैं फिर 6ठी में गया जी और एमओजी लाइन माध्यमिक विद्यालय 18 क्रमांक 18 में पढ़ा। 6ठी में मेरा एडमिशन हुआ वहाँ पे। डायरेक्ट। हाँ, 5वीं के बाद से। उसके बाद 1 साल में फेल हो गया 6ठी में, पूरे 0-0 नंबर आए। 6ठी में नहीं पढ़ पाया, फिर मैंने 1 साल बाद फिर अच्छे से पढ़ाई करी और फर्स्ट डिवीजन पास हुआ। क्या बात है, ये 6ठी के अंदर। हाँ, ये कहीं ना कहीं आप एक चुनौती को जिस तरह से स्वीकार करते हो और आपके भीतर जो आगे बढ़ने की ललक है, जो आपकी जीवटता है, कहीं ना कहीं जीवन के जो आप संस्मरण सुना रहे हैं, इसी से इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि संतोष जी यदि कोई बात ठान लेते हैं तो उसको किस तरह उसको पा लेते हैं, कहीं ना कहीं इन बातों से स्पष्ट हो जाता है। आपकी आगे की शिक्षा के बारे में जानना चाहेंगे। उसके बाद मैंने वहाँ पे जो है 6ठी से 8वीं तक पढ़ाई करी जी और 8वीं के बाद फिर मेरा एडमिशन नूतन स्कूल चिमनबाग चौराहे पर हो गया। यहाँ से मैं फिर 9th में एडमिशन लिया। जी फिर यहाँ मैंने 9th से लेके 12th तक यहाँ पे पढ़ाई करी है। जी मगर 10वीं के बाद क्या होता है कि सब्जेक्ट लेना होता है बिल्कुल सही कहा। और मेरी रुचि साइंस में थी, बायोलॉजी में। जी और मेरे जो साथ के दोस्त सब अच्छे परिवार के थे और वो सब अफोर्ड कर सकते थे पैसे, मतलब उनको कोई कमी नहीं थी। बिल्कुल। और मेरे साथ ये था कि मेरे को काम भी करना है और पढ़ाई भी करना है, सही बात है, मेरा खर्चा भी निकालना है। बिल्कुल सही। और मैं जब मालो मिल से स्कूल तक आना था तो मेरे को किसी की साइकिल चला के लाना पड़ती थी, उसको बिठा के लाना पड़ता था जब मैं यहाँ स्कूल आता था। सही, परिश्रम के साथ में आगे बढ़ना होता है। हाँ, तो यहाँ से उसको ले जाना मेरे मित्र को और उसको छोड़ना, क्योंकि साइकिल उसकी हुआ करती थी। उस टाइम साइकिल भी नहीं आया देती थी हमारे पास आने के लिए। तो हमने 10 तक तो पढ़ाई करी अच्छी और उसके बाद फिर मैंने बायोलॉजी सब्जेक्ट लिया 11th में जब मैं गया। और 11th से फिर मैंने बायोलॉजी पढ़ना चालू करा, तो मगर उसके लिए पूरा समय देना पड़ता था, प्रैक्टिकलों में रुकना, बिल्कुल सही कहा, साइंस कोचिंग क्लास जाना। और उस टाइम पे उसकी कोचिंग की जो फीस हुआ करती 300 रुपये हुआ करती थी, तो वो अफोर्ड भी नहीं कर पाता था मैं। तो मेरे को क्या वहाँ से कोचिंग से बार बार पैसे के लिए तगादे आते थे, तो अपन अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, दे नहीं पा रहे थे। तो फिर मेरा मन हुआ कि मेरा सब्जेक्ट बदलना चाहिए। तो मैंने 12th में फिर जब 12th में गया बायोलॉजी, मैंने 11वीं तक तो बायोलॉजी पढ़ा, उसके बाद मैंने कॉमर्स करा लिया। उसके बाद फिर धीरे धीरे मैंने एम्ब्रॉयडरी का काम, हमारे बड़े भैया अशोक वर्मा जो मेरे बड़े भाई हैं वो एम्ब्रॉयडरी करते थे, तो उनके साथ मैंने हाथ बटाना चालू करा। कहीं ना कहीं अर्निंग की व्यवस्था। हाँ, अर्निंग की, खर्चा निकले जी। उनके साथ फिर वो काम सीखते सीखते 92 से एम्ब्रॉयडरी कर रहे थे वो लोग। फिर हम लोगों ने धीरे धीरे करके हमारी एम्ब्रॉयडरी की एक मशीन लेके आया, 7000 की मशीन आई, एक छोटी सी। और उसमें फिर वो बड़े भैया जब उठते थे, जब मैं उस पर काम सीखता था, क्या बात, रात भर फिर हम काम थोड़ा सीखने लग गया, चलाने लग गया मशीन। फिर एक मशीन वो खरीदी हमने। फिर हम तीनों भाइयों ने खूब संघर्ष करा और आगे आगे बढ़ा। आपकी कॉलेज लाइफ की बात की जाए तो किस तरह, कौन से कॉलेज में आपने पढ़ाई की आगे जाके, और छात्र राजनीतिक जीवन से किस तरह से आप जुड़े? कॉलेज में ये हुआ कि आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया जी। जब फर्स्ट ईयर जब मैं पास करके गया, 12th पास करी, आर्ट एंड कॉमर्स मेरा वहाँ पे एडमिशन हुआ। और वहाँ से मैंने फिर छात्र राजनीति की शुरुआत, मेरी वहाँ से शुरुआत होती है। और उसके बाद मेरा संपर्क हमारे जो नेता, जो ब्रह्मलीन नेता है आदरणीय संतोष दुबे जी, उस टाइम पे इंदौर की राजनीति में बहुत बड़ा चर्चित चेहरा हुआ करते, चमकता नाम, और उनके बहुत हजारों समर्थक हुआ करते थे उस टाइम पे। उनके जो छोटे भाई गुड्डू दुबे मेरे मित्र थे, परम मित्र जी। उस टाइम पे मेरी मित्रता हो गई थी उनसे जी। तो उसको लेकर जब हमारा गुड्डू भाई, जब मैं साइकिल, मेरे पास रेंजर हुआ करते, मेरा हाथ पकड़ के वो ये पटेल ब्रिज चढ़ाया करते थे, वो यामा थे उनके पास। तो बोले तुम पेडल मत मारो, मैं तुमको हाथ पकड़ के खींचता हूँ। तो गुड्डू दुबे मेरे को पटेल ब्रिज चढ़ाते थे। क्या बात। हाँ, और उनके साथ में बैठ के चाय पीना, बैठना। और कई बार उनकी गाड़ी यामा ले भेज देते थे मेरे को लेना कि संतोष भाई को लेके आओ घर से, तो मालूम मिल लेने आते थे जी। तो वो संपर्क जब रहा, तो संतोष दुबे को जब हमने पहली बार देखा भैया को, तो हमारा वो आइडियल हुआ करता, मतलब दिमाग में छवि आई कि यार भैया का राजनीतिक व्यक्तित्व, उनका चेहरा, उनका जो बोलने की जो शैली है, उससे हम बहुत प्रभावित थे जी। तो हम उनको बहुत मानते थे भैया को। तो उनके नेतृत्व में फिर हमने काम करा
जी और कॉलेज में भी बहुत बड़ी टीम बनाई हमने। जी करीबन कॉलेज के समय से मेरे जो मित्र लोग, शुरू से मेरे साथ दोस्तों के साथ रहना बहुत पसंद था मेरे बिल्कुल, को, और संगठन बना के रहना ज़्यादा अच्छा लगता ज़्यादा अच्छा लगता था, महसूस होता था इसमें। तो वो फिर 400-500 लड़के हमको इकट्ठा करना पड़े कॉलेज में, तो आसान हमारे काम लिए बहुत था, आसान काम बिल्कुल था। सही कहा, क्योंकि आप बहुत बड़ी टीम से थी आते मेरी। थे, वहाँ टीम बनाना काफ़ी आसान होता है, संगठन एक संगठक के बतौर काम करना काफ़ी आसान होता है, एक विचार के साथ में व्यक्ति आगे बढ़ता था। आप राजनीति की इसके बाद के जो आपके जीवन में पड़ाव आया, आप सज्जन सिंह वर्मा से भी जुड़े, किस तरह आशीर्वाद लिया? जब भैया का जब रामलीन हुए तो उसके बाद फिर हमारा राजनीतिक संपर्क मेरा किसी से ज़्यादा था नहीं। जी उस बीच में फिर मैं अर्जुन वर्मा जी से संपर्क में आया। अच्छा। सज्जन भैया के जो समाज सेवी हमारे भैया जी। हैं, उनको बहुत मानता हूँ मैं। जी तो भैया से किसी जगह हमारी मुलाकात हुई, तो भैया ने मेरे को कार्ड दिया कि बेटा मेरी कोई ज़रूरत हो जी तो ये मेरा कार्ड है, क्या बात है। और मेरे पास आना कोई काम पड़े तो भैया को फिर मैंने फ़ोन लगाया एक दिन, मैंने भैया से बात तो करा। जी तो भैया वो जब उन्होंने बुलाया मेरे को, वो आए मेरे पास, यहाँ मेरी दुकान थी, यहाँ पे एवर फ्रेश की दुकान भी थी हमारी जी धेनु मार्केट में। जी वहाँ पे भैया आए, उन्होंने चाय काफ़ी पी मेरे साथ में। और फिर जब वो धीरे धीरे संपर्क बनने लग गया तो भैया ने फिर मेरे को सिटी जिम क्लब में पहली बार सज्जन भैया से मुलाकात हुई। जी और जब अपनी सरकार थी भी नहीं, जी कांग्रेस सरकार चली गई थी, जी तब भैया से मेरी आधे घंटे की मुलाकात सिटी जिम खाना क्लब में रही। वो भैया को मैंने पूरा मेरा राजनीति जो पूरा परिदृश्य सब बताया। जी वो भैया को बोला कि मेरे को आपका आशीर्वाद चाहिए भैया, सज्जन भैया से, और भैया ने मेरे पे आशीर्वाद रखा। और जब से लेकर आज तक सज्जन भैया मेरे को छोटे भाई के रूप में मानते हैं। आपकी वैसे संतोष जी, अगर जीवन के सफर को, यदि राजनीतिक जीवन को भी यदि सुनना आज शुरू कर दे, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा एक आइडियल, एक आदर्श जीवन कहीं ना कहीं दिखता है कि जिसे कहते हैं कि फर्श से अर्श तक व्यक्ति किस तरह पहुंचता है। और कहीं ना कहीं अभी अर्श से स्टार्ट किया है, कहीं ना कहीं आप 40% तक तो आ गए, पूरे शहर भर में आप छाने लगे हैं, कहीं ना कहीं प्रादेशिक स्तर के आपको पद मिलने लगे हैं। जिस तरह से आपको राहुल प्रियंका गांधी कांग्रेस सेना का आपको प्रदेश अध्यक्ष बतौर कमान मिली है, दायित्व मिला है। इधर आप शहर कांग्रेस के जो अध्यक्ष विनय बाकलीवाल जी के भी काफ़ी करीबी कहे जाते हैं, आप महामंत्री का दायित्व आपके पास है। आखिर जीवन में इतनी जल्दी आपको जो दायित्व मिल रहे हैं, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपके भाग्योदय हो चुका है, आपका बिल्कुल एकाएक ओरा बढ़ता ही जा रहा है? हाँ, ये तो एक अचीवमेंट वाली बात है कि जीवन में जब कुछ नया परिवर्तन होता है तो एहसास तो होता है व्यक्ति को, इंसान को, कि उसके जो कदम है सही दिशा में चल रहे हैं कि नहीं। जी और वो मेरे को जब मैं दिल्ली गया था 2017 में, जी जगदीश शर्मा जी से मेरी मुलाकात हुई थी। जी उस टाइम पे हम लोगों ने जब आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष राम गोपाल राजपूत जी ने मिलवाया था, जी तब उन्होंने मेरा नाम रखा था वहाँ पे राहुल प्रियंका गांधी सेना के लिए। जी वो संगठन उस टाइम पे बहुत नया था जी कि ये संगठन हमारा है, इसमें आपको यहाँ पे। ये आप कितना समय हो गया इस संगठन को? मेरे को करीबन इसमें 2 साल हो गए हैं अभी। जी वैसे संगठन। पुराना कितना संगठन है ये भाई साहब पहले से चला रहे हैं इसको, मूवमेंट जगदीश शर्मा जी ने तैयार करा है उसको। ज़्यादा समय नहीं हुआ उसको भी, 2-2.5 साल करीब समथिंग हुआ होगा। आपने भी एक बड़ी काफ़ी लंबी टीम बना ली, देखा जाए तो 52 जिलों में आपने अध्यक्ष नियुक्त कर ली, प्रदेश अध्यक्ष नाते। किस तरह की टीम, किस तरह के लोगों को आप जोड़ने का काम कर रहे हैं? देखिए, कांग्रेस से सबसे पहले तो युवा जो वर्ग है वो पीछे चला गया है। बिल्कुल। वो जो लोग थे वो पद के पीछे भाग रहे थे। जी तो हमने सोचा कि हमको ऐसा युवा चाहिए जो कांग्रेस के साथ युवा जनरेशन जुड़े, युवा वर्ग जुड़े। बिल्कुल। तो हम लोगों ने सबसे पीछे पंक्ति में जो खड़ा, जिसमें संगठन ताकत है, नेतृत्व है, जी काम करने की लल्लक है, ऐसे लोगों को हम निकाल के ला रहे हैं और उनको पदों पे लाके और उनको हम गाइडलाइन देते हैं, सिखाते हैं, तो वो खुद नेता बन रहे हैं। लक्ष्य क्या है संगठन का यदि बात की जाए तो? युवाओं को जोड़ना, कांग्रेस की विचारधारा को बढ़ाना। हमारा ये लक्ष्य है कि सबसे पहले तो युवाओं को हमारी कांग्रेस की मुख्य धारा में लेके आना है। जी। दूसरा, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय हमारे राहुल गांधी जी हों, ये हमारा राहुल प्रियंका गांधी सेना का लक्ष्य है। ओके। वो जब तक ये लक्ष्य पूरा नहीं होगा हम हमारे लक्ष्य से एक वैसे देखा जाए तो एक बड़ा मूवमेंट आपके द्वारा चलाया जा रहा है, यूँ कह सकते हैं स्पष्ट रूप से कि आपने एक बड़ी बात कहीं ना कहीं आज इस इंटरव्यू के माध्यम से कही है। आप सामाजिक रूप से भी काफ़ी सक्रिय, जिस तरह से आप क्षत्रिय राजपूत लोधी समाज के नगर अध्यक्ष बतौर काम कर रहे हैं, एक ऐसा समाज जो पहले से राजनीतिक रूप से काफ़ी सशक्त कहा जा सकता है। किस तरह की कार्यशैली है, किस तरह के काम किए जाते हैं? शहर में आप काफ़ी एक्टिव है। देखा जाए तो सामाजिक परिदृश्यों की बात की जाए तो लोधी समाज का अपना एक अमिट हस्ताक्षर है, काफ़ी नाम है, राजनीतिक रूप से काफ़ी पकड़ भी देखी जाती है। आपके कार्य क्या है?
देखिए, लोधी समाज के बारे में बताऊं, उनका इतिहास, लोधी समाज का तो बहुत बड़ा इतिहास है बिल्कुल, हम तो संक्षिप्त में इंटरव्यू करना चाहते और मध्य प्रदेश की राजनीति में लोधी समाज का बहुत बड़ा हस्तक्षेप है। हैं। बिल्कुल सही। अगर लोधी समाज चाह ले जी तो सरकार, अगर लोधी समाज चाहे तो उसी की बनेगी, बिल्कुल। वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो। और उसका नेतृत्व हम लोग, आज नगर अध्यक्ष हूँ मैं इंदौर में, और हम लोग वहाँ से समाज से विलम्ब करते हैं कि जब नगर लोधी समाज एक विशाल रूप में जाना जाता है और उसके प्रदेश में नहीं प्रदेश में छाप है, तो ऐसे समाज में रहना और ऐसे समाज का अंग रहना, हाँ अंग रहना हमारे लिए गौरव की बात है। गौरव की आपके द्वारा जो काम किए जा रहे हैं शहर में खासतौर से, वो किस तरह के, लोधी समाज की ट्रस्ट भी बहुत सारे हैं, संपत्तियां भी बहुत सारी, किस तरह आगे बढ़ाया जा रहा है समाज को, समाज हित में किस तरह काम किए जा रहे हैं, समाज के बच्चों को क्या फ़ायदा मिल रहा, महिलाओं को क्या फ़ायदा मिल रहा, संक्षिप्त में बताइए। देखिए, समाज में सबसे पहले तो हमने हमारी संपत्तियों को सुरक्षित करा। जी जो पुरानी संपत्तियां थी, बहुत सारे किराएदार, नए जो भवन, 5 भवन है हमारे। जी राम मंदिर, जहाँ पे मेरा इंटरव्यू हो रहा है, ये राम मंदिर है। बिल्कुल सही। और ये मेरा लोधी समाज का ऑफिस है। बिल्कुल सही। दूसरा हमारा लोधी समाज धर्मशाला है। जी तीसरा एक भवन जवाहर स्मारक जेलोड़ पे डॉलर मार्ट के लिए जाते हैं, वहाँ पर एक है। और एक पुराना भवन वहाँ पे दामुन्ना होटल के पास में, और एक पीछे की साइड नगर निगम साइड। ये 5 भवन है और इनके रखरखाव और उनकी व्यवस्था हमारे द्वारा, हमारी कार्यकारिणी के द्वारा करी जा रही है। जी सबसे पहले हमने ये सिस्टम बनाया कि सबसे पहले समाज की आवक को बढ़ाया जाए। बिल्कुल। समाज की आवक बढ़ाने के लिए सबसे पहले संपत्ति को सुरक्षित करा जाए। जी जो लाखों रुपए के टैक्स जब संपत्तियों पर बकाया है, तो उसको हमने धीरे धीरे करके शुरू कर दिया है। धर्मशाला मुक्त करा लिया हमने, टैक्स मुक्त कर दी है। क्या बात। 16-17 लाख का समथिंग टैक्स था, उसका हमने 11 लाख रुपए से टैक्स माफ भी करवा लिया नगर निगम से, नोटशीट भी लिखवाई। दूसरा, समाज की बाकी जो संपत्ति का जो टैक्स था वो हमने भर भी दिया, चेक से पेमेंट भी कर दी। जी ऐसे राम मंदिर का था, क्योंकि ये संपत्ति बड़ी है, कमर्शियल संपत्ति है, तो यहाँ की भी 26 लाख का समथिंग टैक्स था, इसका हमने 12 लाख रुपए करीब टैक्स करवा लिया। उसको भी करेक्शन करवा ली फाइल, 12-14 लाख रुपए हमारा करेक्शन हो गया। बहुत एक्टिवनेस के साथ सामाजिक क्षेत्र में काम चल रहा है। इसमें 3 साल लगे मेरे को। और कब हुआ? जब कांग्रेस की गवर्नमेंट आई। क्या बात। जब सत्यनारायण पटेल साहब को मैंने फ़ोन लगाया, किसी कारण से मेरे को काम था और आशीष सिंह जी से मेरे को मिलना था। जी तो सत्तू भैया से मैंने फ़ोन पे बात की। सत्तू भैया ने बोला आ जाओ तुम अपन मिलते हैं संतोष भाई। जी सत्तू भैया के साथ मैं गाड़ी पे गया। वो सत्यनारायण पटेल साहब ने वहाँ पे उनके ऑफिस में बैठ के, कमिश्नर साहब के वहाँ बैठ के, वो फिर हमने हमारी परिचय करवाया मेरा पटेल साहब ने। तब मैंने ये समस्या बताई थी और उसका हल भी करा दिया आपने। उन्होंने एक फ़ोन लगाया लता विधवा महिलाओं के लिए आपने काफ़ी अच्छी योजना चला रखी थी, क्या? हाँ, ये हमारा एक सोच था कि जो जो समाज की माता बहनें हैं, विधवा महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं, उनको हमारी तरफ से, समाज की तरफ से पेंशन दी जाए। क्या बात है, काफ़ी अनूठी पहल। हाँ, तो वो बहुत अच्छी पहल दिल को छूने वाली पहल है। और वो हमारा एजेंडे में बहुत था भी कि हमको और आगे स्तर पे इसको बढ़ाना दी। मगर उस बीच में जब टैक्स का मामला आया तो वो उस योजना को हमको ड्राफ्ट करना पड़ा। और वो पहले समाज की संपत्ति को हमको मुक्त कराना थी टैक्स से। तो संपत्तियाँ रहेंगी तो अपन और भी योजना चलेगी। सही बात है, समाज हित में काम करेंगे। तो 200 महिलाओं को हम विधवा पेंशन दे रहे थे, जो बुजुर्ग महिलाएं, उसको हमने 1.5 साल तक सुचारू रूप से जारी रखा। उसी बीच में हमारा सामाजिक आयोजन भी करना है। सामूहिक विवाह सम्मेलन है, परिचय सम्मेलन है। कितने करवा दिए? करीबन हमने 5 अभी सामूहिक विवाह सम्मेलन करा दिए हैं। संतोष जी, जिस तरह से देखा जाता है कि आप खास तौर से लोधी समाज के जो अच्छे पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, साथ ही चिकित्सा के क्षेत्र में अपने समाज के लोगों को लाभ मिले, फ़ायदा मिले, उन लोगों के लिए भी आपके पास काफ़ी अच्छी योजना है। किस तरह के काम करना चाहते हैं? देखिए, सबसे सर्वप्रथम तो हमारे समाज के जो बच्चे हैं उनके लिए हमारी एक प्लान हमने बनाया है। क्योंकि अभी क्या है, धर्मशाला का शेड भी डल गया है और भी कार्यक्रम आगे आयोजन चल रहा है। बच्चों की जो शिक्षा है, जो ऊर्जावान बच्चे हैं, जो छात्र आगे बढ़ सकते हैं, उनको हम समाज उनकी जो शिक्षा का खर्च है वो समाज उठाए और समाज उनको उनके जो लक्ष्य तक पहुंचाने का काम हम करेंगे। हम माध्यम बनेंगे, हम माध्यम बनेंगे। बिल्कुल सही। तो वो हमारा लक्ष्य है। और दूसरा, समाज स्तर पे जो हम काम कर रहे हैं वो तो आप सबको दिख ही रहा है। और आगे जो भी हम जैसे समाज की एक लेबोरेटरी डालना चाहते हैं, जितने भी हम अभी देखता हूँ कि जगह खून पेशाब की जांचें होती है और अन्य जो जांचें होती हैं बड़ी महंगी होती हैं। बिल्कुल सही कहा। हर आदमी, गरीब आदमी, बहुत बड़ी जरूरत भी बन गई है। गरीब आदमी नहीं पहुँच पाता है। कई लोग कुछ करते हैं, जांच लिखते हैं, मगर 5 दिन बाद का पैसे नहीं देते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हम ऐसा ट्रस्ट बनाएंगे, हमारे समाज की तरफ से लेबोरेटरी बनाएंगे, जिससे नाम मात्र के पैसे पे जाँचें हों
और वो समाज इसकी पहल बहुत जल्दी शुरू करने वाला है। धार्मिक कार्यक्रमों की बात की जाए तो किस तरह के आयोजन आपके द्वारा लोधी समाज में करवाए जाते हैं, किए जाते हैं? देखिए, धार्मिक आयोजन में सबसे हमारा जो आयोजन है वो भागवत कथा है जी। ये बहुत परंपरा हमारी बहुत पुरानी रही है और भागवत कथा हम कराते हैं और उसकी शुरुआत हम वापस से अब शुरू करने वाले हैं जी। क्योंकि धर्मशाला पे सेट डल गया है, सेट नहीं था, इस कारण हम वो कार्यक्रम को हमको पोस्टपोन करना पड़ रहा था जी। क्योंकि राधा अष्टमी को भागवत आती है और वो जब बारिश का मौसम रहता है। अब सेट हो गया तो अब दिक्कत नहीं। और इसके साथ साथ जो रामनवमी है, कृष्ण जन्माष्टमी है, ये सब हम लोधी समाज शमी पूजन है और जो भी धार्मिक आयोजन हो सभी हम समाज में बनाते हैं बड़ी धूमधाम से। खेलों से किस तरह से जुड़े हुए खासतौर से बात की जाए? देखिए, खेलों के साथ साथ मेरा जो अखाड़े से पहलवानी से संबंध रहा है, कुश्ती से। हाँ, कुश्ती से भी रहा और खूब हमने खूब आपकी नज़र में भी देखा जा रहा है कि आपकी नज़रें जो है झुकी हुई है, समझ जाओ कि अनुशासित लाल मिट्टी के लाल संतोष। हाँ, तो वो शुरू से हमारे हीरालाल व्यायामशाला का मैं शागिर्द रहा जी। और वहीं मैंने मेरी पूरी जो बचपना है अखाड़े में बिताया। रियाजपानी करी, मैं अखाड़े में कुश्ती लड़ना सीखा और जब से हमारे खेल भावना से हम जुड़े रहिए जी। और आज हम जब सामाजिक गतिविधि में आए वो तो समाज में लोधी पंच व्यायामशाला का हमारा अखाड़ा है। जी, बिल्कुल सही कहा। वो जब बाबा के जब मैंने देखा कि साक्षात हनुमान जी यहाँ पे विराजमान लोधी समाज धर्मशाला में, तो वो उसको और हमको उत्साहित हुआ कि यार ये तो अपना बचपन से जो बाबा की सेवा में थी, आज फिर हम वहीं आ गए। तो लोधी पंच व्यायामशाला का जो अखाड़ा है उसको हम भव्य रूप दे रहे हैं और वहाँ के जो बच्चे हमारे शस्त्रकला सिखाना, पट्टा घुमाना, बनेटी घुमाना, तलवार घुमाना, ये सब चीज़ें उनको प्रशिक्षण में काफी वो में हमारे उस्ताद खलीफा देते हैं उनको। आपके व्यक्तिगत गोल की बात की जाए, क्योंकि आपका कृतित्व तो वाकई सुनते सुनते हम कहीं ना कहीं आपके कायल हो चुके हैं कि एक व्यक्ति जो है कितना काम कर सकता है, अलग अलग क्षेत्रों में काम कर सकता है, राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, और कहीं ना कहीं अपने लिए भी काम करता है। किस तरह की महत्वाकांक्षा है आपके जीवन की, किस तरह आप आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आप पॉलिटिकली रूप से काफ़ी साउंड है, एक युग है कि किंग मेकर की भूमिका में यदि आपके आने वाले नगरीय निकाय चुनाव की बात की जाए तो आपकी भूमिका काफ़ी अहम रहेगी कि आपकी सक्रियता जो है काफ़ी देखते ही बन रही है। देखिए, जो मेरा वार्ड है, वार्ड नंबर 46, यहाँ मेरा बहुत कार्य क्षेत्र है और यहाँ भी मेरा पूरा होल्ड अच्छा है जी। और यहाँ पे जो भी पार्षद, क्योंकि ये स्टेट से वार्ड आता है, मैं ओबीसी में आता हूँ, यहाँ से पार्षद चुनाव में नहीं लड़ सकता, मगर मेरे युवा साथियों को मैं लड़वा सकता हूँ और संगठन के लोगों को हम वहाँ पे लड़वाएंगे, जितवा के भी लाएंगे। ये हमारा लक्ष्य है। दूसरा, जो राजनीति आपने बोला कि महत्वाकांक्षा होती है हर आदमी की, क्योंकि राजनीति में आके फिर अपने समाज को सम्मान दिलाना और वो ताकत तो चाहिए काम करने के लिए, तो वो ताकत हम तलाश रहे हैं और वो ताकत हमने मऊ में देखी है हमारे लोधी समाज की। और अभी तक हमारे लोधी समाज को इंदौर विधानसभा से एक भी टिकट नहीं मिला है और ना ही पार्षदों में अभी प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। तो ये हमारा कांग्रेस पार्टी को लेकर हमारे बड़े उच्च स्तर के नेताओं को रहेगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हम महू से दावेदारी लोधी समाज की रखेंगे और उसके लिए हम रात दिन भी एक करना पड़े, एक ही बच्चे के लोधी समाज के बच्चों को, तो के लिए हम काम करेंगे और हमारे एक पृष्ठभूमि तैयार करेंगे वहाँ पे और आने वाले विधानसभा का आगाज करेंगे लोधी समाज से हम लोग। चलिए संतोष जी, आप एक चर्चित चेहरे के रूप में द प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट में हिस्सा बने। आपने इतनी सारी बातें की हमसे, अपने व्यक्तिगत व्यक्तित्व को कहीं ना कहीं सिलसिलेवार बताया। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप जैसे जो ऊर्जावान व्यक्तित्व है वो इस तरह से इंटरव्यू देते हैं तो कहीं ना कहीं इंटरव्यू जो लोग सुनते हैं उन्हें भी ऐसा लगता है, उनके जीवन में भी कहीं ना कहीं आकांक्षा अपेक्षाएं उद्दलित हो जाती है कि नहीं, इस तरह आगे बढ़ना चाहिए, इस तरह जिस तरह संतोष जी बढ़े, आप इसी तरह आगे बढ़ते रहे। द प्राइम टॉक की ओर से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और नमस्कार। नमस्कार।